हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कवी की बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। दोस्तों, इस पुस्तक में लेखक 7 ऐसे आदतें बताते हैं जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं और जिनकी मदद से आप भी बहुत प्रभावशाली लोगों में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, लेखक कहते हैं हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। आदतें हमारे जीवन का बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। वे लगातार दोहराने जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिनका चरित्र अक्सर अचेतन में होता है। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। मैं जानता हूँ कि आदतों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें सीखा और छोड़ा जा सकता है, परंतु ये भी जानता हूँ कि यह फटाफट और तुरंत उपयोग में नहीं हो सकता। इसमें जबरदस्त संकल्प और प्रक्रिया की ज़रूरत होती है और कई बार यह प्रक्रिया कष्टकारी होती है। यह ऐसा परिवर्तन है जिसके पीछे श्रेष्ठ उद्देश्य की प्रेरणा होना चाहिए। लेखक ने टोटल 7 आदतें बताए हैं जिन्हें हम एक एक करके जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इसे हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में आदतों को कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। लेखक प्रोएक्टिव का मतलब बताते हुए कहते हैं यह सिर्फ पहल करने से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि इंसानों के रूप में हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पहचानते हैं। वे अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियाँ, स्थितियाँ या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते, जबकि रिएक्टिव व्यक्ति अक्सर अपने भौतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वह अच्छा महसूस करते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो इससे उनके नज़रिए और कार्यशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि रिएक्टिव व्यक्ति जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन अगर उल्टा होता है तो वे विचलित हो जाते हैं। प्रोएक्टिविटी को बताते हुए एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है, आपकी सहमति के बिना कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। हमारे साथ जो होता है उसे हम इतने दुखी नहीं होते जितने कि इस पर हमारी सहमति और हमारी इच्छा से दी गई अनुमति की वजह से होता है। विक्टर फ्रैंकल सुझाव देते हैं कि जीवन में 3 केंद्रीय मूल्य होते हैं। पहला है अनुभव यानी एक्सपेरिएंटियल, जो हमारे साथ होता है। दूसरा है रचनात्मक यानी क्रिएटिव, जिसे हम अस्तित्व में लाते हैं। और तीसरा है दृष्टिकोणात्मक एटीट्यूडनल, यानी जो प्रतिक्रिया हम लाइलाज बीमारी जैसी मुश्किल परिस्थितियों में करते हैं। करें या होने दें, एक्ट और बी एक्टेड अपॉन। पहल करने वाले और पहल ना करने वाले लोगों के बीच दिन और रात जितना अंतर होता है। उनकी इफेक्टिवनेस में न सिर्फ 20 से 50% का अंतर होता है, बल्कि 5000% से अधिक अंतर होता है। 7 आदतों को विकसित करने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप बाकी 6 आदतों का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे कि हर आदत आपकी प्रोएक्टिव मांसपेशियां यानी प्रोएक्टिव मसल के विकास पर निर्भर हैं। अगर आप किसी दूसरे के द्वारा खुद पर काम किए जाने का इंतजार करेंगे तो दूसरे आप पर अपने मनचाहे तरीके से काम करेंगे। अपनी भाषा सुनना। हमारी भाषा ज़्यादातर हमारे सोच को दर्शाती है। रिएक्टिव व्यक्तियों की भाषा उन्हें उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी से मुक्त करती है। वे अक्सर ऐसा कहते हैं, मैं इन परिस्थितियों में कुछ नहीं कर सकता, मैं इसी तरह का हूँ। वे मुझे गुस्सा दिला देते हैं, मुझे यह कहना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, काश मैं कर पाता। वे इन शब्दों से या इन तरीके की बातों से यह कहना चाहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं चुन सकता। जबकि दूसरी ओर प्रोएक्टिव व्यक्ति वे कहते हैं, आइए हम अपने विकल्पों को देखें, मैं किसी अलग नीति का चुनाव कर सकता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूँ, मैं चुनता हूँ कि मैं करूँगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चिंता का वृत्त और प्रभाव का वृत्त यानी सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस।
प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने प्रयासों के प्रभाव के वृत्त यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं। वे उन चीज़ों पर काम करते हैं जिनके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा की प्रकृति सकारात्मक, व्यापक, बनाने वाली, विस्तार करने वाली होती है। परिणाम स्वरूप उनके प्रभाव का वृत्त बड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ रिएक्टिव व्यक्ति अपने प्रयासों को चिंता का वृत्त यानी सर्कल ऑफ कंसर्न पर केंद्रित करते हैं। वे दूसरों की कमजोरियां, अपने परिवेश की समस्या तथा परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि उनका नज़रिया दूसरे को दोष देने का, आरोप लगाने का होता है। उनकी भाषा रिएक्टिव होती है और वे सताए जाने की शिकायत करते रहते हैं। वायदे करना और निभाना हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। प्रोएक्टिविटी का समरी यह है कि हम खुद से तथा दूसरे से जो वादा करते हैं उन्हें कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब अपनी मंजिल को अच्छी तरह समझकर यात्रा शुरू करना है। इसका अर्थ यह समझना है कि आप कहाँ जा रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से यह जान सकें कि आप वर्तमान में कहाँ हैं, ताकि आपके भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हों। जब आप अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं तो आप नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। इस सिद्धांत पर आधारित है कि सभी चीज़ें 2 बार बनती हैं। सभी चीज़ों की प्रथम रचना मानसिक यानी मेंटल होती है और द्वितीय रचना भौतिक यानी फिजिकल होती है। मकान के उदाहरण लेते हुए लेखक कहते हैं, पहली कील को हथौड़े से ठोकने से पहले ही आप मकान की योजना पूरे विस्तार से बनाते हैं। आप बहुत स्पष्ट से यह देखने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह का घर चाहते हैं। आपको अपना दिमाग तब तक दौड़ाना चाहिए जब तक आप स्पष्ट रूप से अपने मन में यह तस्वीर न देख लें कि आप क्या बनाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, मेरे हिसाब से अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का सबसे प्रभावकारी तरीका यह है कि एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट, दर्शन का सिद्धांत तैयार किया जाए जिसका फोकस इस बात पर रहता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। मिशन स्टेटमेंट होने पर हमें परिवर्तनों से कोई तकलीफ नहीं होती। हमें पहले से निर्णय लेने या पूर्वाग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती। फ्रैंकल कहते हैं कि हम जीवन में अपने लक्ष्यों का आविष्कार नहीं करते बल्कि उन्हें पहचानते हैं। विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशन यानी मानसिक चित्रण और कथन। व्यक्तिगत लीडरशिप कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने से शुरू या खत्म नहीं होता। डॉक्टर चार्ल्स गारफील्ड ने खेल जगत और बिजनेस की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट में एक प्रमुख बात सामने आई कि लगभग सारी महानतम खिलाड़ी और अन्य पीक परफॉर्मर मानसिक चित्रण करते हैं या यूं कहें विजुअलाइजेशन करते हैं। वे अंत को ध्यान में रखकर शुरू करते थे। वे अपनी विजय को देखते थे, उसे महसूस करते थे, उसे वास्तव में कर दिखाने से पहले उसका अनुभव करते थे। आप भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में यह कर सकते हैं। किसी प्रदर्शन से पहले, किसी मुश्किल मुकाबले से पहले या किसी लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती से पहले इसे स्पष्टता से, विस्तार से, लगातार बार बार देखें। ऐसा करने से आपको कार्य करने की शक्ति मिलेगी। कल्पना का प्रयोग क्षणिक सफलता को हासिल करने के लिए भी किया जा सकता है। जिस तरह स्वास्थ्य के लिए व्यायाम शरीर और मस्तिष्क को एकत्रित करने में मदद करते हैं, उसी तरह लिखना एक तरह की साइकोन्यूरल मांसपेशिया गतिविधि है जो चेतन और अवचेतन मस्तिष्कों के बीच सेतु बनाते हैं और उन्हें एकत्रित करने में मदद करती हैं। लिखने से विचार स्पष्ट होता है और रूप धारण करता है। तीसरी आदत, पहली चीज पहले रखें। यह पहली तथा दूसरी आदतों का परिणाम है। आप तब तक सिद्धांत केंद्रित नहीं बन सकते जब तक कि आपके पास यह जीवन दृष्टि या फोकस ना हो कि आप कौन सा अनूठा योगदान दे सकते हैं। याद रखें, मैनेजमेंट लीडरशिप से बिल्कुल अलग है। लीडरशिप बुनियादी तौर पर दाएं मस्तिष्क की एक अत्यंत शक्तिशाली गतिविधि है। आत्मनिर्भर इच्छा की शक्ति। आत्मनिर्भर इच्छा निर्णय लेने और विकल्प चुनने तथा उसके अनुरूप कार्य करने की योग्यता है। यह खुद पर कार्य करवाने के बजाय कार्य करने की क्षमता है।
प्रभावकारी मैनेजमेंट का अर्थ है पहली चीजों को पहले रखना। जहां लीडरशिप यह तय करती है कि पहली चीजें क्या है, वहीं मैनेजमेंट उन्हें हर दिन हर पल पहले स्थान पर रखता है। मैनेजमेंट का अर्थ है अनुशासन, नियमों पर अमल करना। तीसरी आदत में हम जीवन तथा टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े कई सवालों पर विचार कर रहे हैं। जब फोकस कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी पर होता है तो ऐसी अपेक्षाएं जाग जाती हैं जो अच्छे संबंध विकसित करने या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर नहीं देती। इस वजह से रोजमर्रा के जीवन में सहज पलों का आनंद उठाने का अवसर नहीं मिल पाता है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। दोस्तों, लेखक ने एक मैट्रिक्स बनाया है जिसमें 4 क्वाड्रेंट हैं। पहली क्वाड्रेंट है महत्वपूर्ण और आवश्यक, दूसरी है महत्वपूर्ण पर आवश्यक नहीं, तीसरी है महत्वपूर्ण नहीं पर आवश्यक, और चौथी है ना ही महत्वपूर्ण और ना ही आवश्यक। इन चारों क्वाड्रेंट में लेखक ने यह बताया है कि मूल्यतः हम इन 4 तरीकों से अपना समय बिताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह किसी गतिविधि को परिभाषित करने वाले 2 तत्व हैं, अत्य आवश्यक और महत्वपूर्ण। अत्य आवश्यक का अर्थ है इसकी तरफ तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, यह अभी करो वाला काम है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण का संबंध परिणामों से है। अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वह आपकी मिशन, आपके जीवन मूल्य और आपके उच्च प्राथमिकता तय लक्ष्यों के प्रति योगदान देती है। जब आप अपना फोकस क्वाड्रेंट 1 पर रखते हैं तो ये और बड़ा हो जाता है। क्वाड्रेंट 1 में आप संघर्ष करके उठते हैं, परंतु तभी दूसरी लहर आ जाती है और आपको तेज आवाज के साथ दोबारा नीचे गिरा देती है। जो लोग अपना अधिकांश समय तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में बिताते हैं वह मूलभूत रूप से गैर जिम्मेदारी का जीवन जीते हैं। प्रभावकारी लोग तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट से बाहर रहते हैं, क्योंकि भले ही वे अत्य आवश्यक हो या ना हो, वह महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे क्वाड्रेंट में अधिक समय बिताकर वे पहले क्वाड्रेंट में लगने वाले समय को भी कम कर देते हैं। याद रखिए, दूसरा क्वाड्रेंट प्रभावकारी व्यक्तिगत मैनेजमेंट का हृदय है। यह उन चीजों से संबंधित है जो अत्य आवश्यक तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है। इसका संबंध रिश्ते बनाने, व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखने, दीर्घकालीन योजना बनाने और उस पर अमल करने से है। क्वाड्रेंट 2 की किसी एक गतिविधि को पहचाने जिसकी आपने अपने जीवन में अपेक्षा की है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स खींचें और यह अनुमान लगाने की कोशिश करें कि आप हर क्वाड्रेंट में अपना कितना प्रतिशत समय बिताते हैं। उन जिम्मेदारियों की सूची बनाएं जिन्हें आप दूसरों को सौंप सकते हैं, और उन लोगों की भी जिन्हें आप काम सौंप सकते हैं या जिनको इन क्षेत्रों में जानकारी होने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। अपने अगले सप्ताह को व्यवस्थित करें। एक सप्ताह के लिए अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों को लिखें। खुद को साप्ताहिक आधार पर व्यवस्थित करने का संकल्प लें और इसे करने के लिए एक नियमित समय सुनिश्चित करें। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। चाहे आप कंपनी के प्रेसिडेंट हों या गेट कीपर, जिस वक्त आप किसी भी हैसियत से आत्मनिर्भरता से निकलकर परस्पर निर्भरता में कदम रक्षा महसूस करते हैं और कार्य योजना के प्रति निष्ठावान होते हैं। जीत जीत तीसरे विकल्प में विश्वास है। यह आपका या मेरा तरीका नहीं है, यह एक बेहतर तरीका है। जीत जीत के 5 आयाम। पहला है चरित्र, दूसरा है संबंध, तीसरा है अनुबंध और चौथा है सहयोगी यंत्र और 5वां है प्रक्रियाएं। पहला, चरित्र या फिर कैरेक्टर। चरित्र जीत जीत की नींव है और बाकी हर चीज का निर्माण इसी नींव पर होता है। दूसरा है संबंध यानी रिलेशनशिप। हम जीत जीत संबंध बनाते हैं और बनाए रखते हैं। विश्वास के बिना हम अधिक से अधिक समझौता नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम में खुलकर संवाद करने, साथ साथ सीखने और उच्च रचनात्मक की विश्वसनीयता का अभाव होता है। तीसरा है अनुबंधन मतलब एग्रीमेंट। संबंधों से अनुबंधन उत्पन्न होते हैं जो जीत जीत को परिभाषा और दिशा देते हैं। उन्हें कई बार हम परफॉर्मेंस एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। चौथा है सहयोगी तंत्र यानी सिस्टम। किसी संगठन में जीत जीत की स्थिति तभी कायम रह सकती है जब सिस्टम उसका समर्थन करे। अगर आप जीत जीत के बारे में
बातें तो करें परंतु जीत हार को पुरस्कृत करें तो उसके हाथ में एक हारने वाला कार्यक्रम ही बचा रहेगा। 5वां है प्रक्रियाएं। जीत जीत लक्ष्यों को जीत हार या हार जीत के संबंध साधनों से हासिल करने का कोई उपाय नहीं है, या आप यह नहीं कह सकते चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। आपको जीत जीत की मानसिकता से सोचना होगा। 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। हम आम तौर पर यह चाहते हैं कि हमें पहले समझा जाए। ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते बल्कि वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। यह हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है। हम अपनी खुद की आत्मकथा से भरे होते हैं। हम खुद को सही होने से भरे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें समझा जाए और हम वास्तव में कभी नहीं समझ पाते कि किसी दूसरे व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। परंतु हम में से बहुत कम लोग 5वीं स्तर पर सुनते हैं, जो सुनने का सर्वोच्च रूप है, और वह है एम्पैथिक लिसनिंग। समाधान सुलझाने से पहले समस्या को समझें। हालांकि यह जोखिम भरा और मुश्किल है, परंतु पहले समझने की कोशिश करना यह समाधान सुलझाने से पहले समस्या को समझने का एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के बहुत से क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर आपके समस्या के निदान यानी डायग्नोसिस में विश्वास नहीं है तो आपको समाधान में भी विश्वास नहीं होगा। जैसे कि अगर डॉक्टर आपसे बिना प्रॉब्लम पूछे ही दवा लिख दे तो निश्चित तौर पर आप उस दवा को नहीं खाएंगे और दूसरे डॉक्टर के पास जाना उचित समझेंगे जो आपकी समस्या को समझे और उचित दवा लिखे। पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। दूसरों को अपनी बात कैसे समझाई जाए यह जानना 5वीं आदत का दूसरा हिस्सा है और जीत जीत समाधान तक पहुंचने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। समझने की कोशिश करने में परवाह की आवश्यकता होती है, परंतु समझे जाने की कोशिश करने में साहस की ज़रूरत होती है। जीत जीत के लिए दोनों ही प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। 5वीं आदत ऐसी है जिस पर आप इसी समय अमल कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से भी बात करें तो अपने आत्मकथा को उठाकर एक तरफ रख दें और सचमुच समझने की कोशिश करें। जब हम एक दूसरे को गहराई से समझ लेते हैं तो हम रचनात्मक समाधान को और तीसरे विकल्पों का द्वार खोल देते हैं। हमारी मत भिन्नता अब कम्युनिकेशन और प्रगति में बाधा नहीं रहती, इसके बजाय वे सिनर्जी की सीढ़ियाँ बन जाती हैं। 6ठी आदत, सिनर्जी का प्रयोग करें। सिनर्जी की सीधी सी परिभाषा यह है कि कोई पूर्ण चीज़ यानी टोटल अपने हिस्सों के योगफल यानी सम से अधिक बड़ी होती है। सीधी भाषा में कहें तो 1 + 1 2 से ज़्यादा होता है। इसका अर्थ यह है कि हिस्सों का एक दूसरे के साथ जो संबंध है वह भी अपने आप में एक हिस्सा है। सिनर्जी प्रकृति में चारों तरफ है। अगर आप 2 पौधों को नज़दीक लगा दें तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार देती हैं। एक पुरुष और एक महिला जिस तरह एक बच्चे को दुनिया में लाते हैं वह सिनर्जी का ही रूप है। सिनर्जी का सार मत भिन्नता को महत्व देना है, उसका सम्मान करना है, शक्तियों को बढ़ाना है, कमजोरियों की भरपाई करना है। सिनर्जी कम्युनिकेशन। जब आप सिनर्जी कम्युनिकेशन करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क, हृदय और अनुभवों से नई संभावनाओं और नए विकल्पों की ओर खोल देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं वे वास्तव में अपने पारिवारिक जीवन या अन्य परस्पर व्यवहार में सिनर्जी का कभी कोई खास अनुभव ही नहीं किया है, क्योंकि उनके मन में यह धारणा बैठा दी गई है कि वे जीवन या दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप वह वास्तव में 6ठी आदत और इसके सिद्धांतों के प्रति कभी खुल ही नहीं पाते हैं। सिनर्जी और कम्युनिकेशन। सिनर्जी रोमांचकारी है, रचनात्मक रोमांचकारी है। खुलापन और कम्युनिकेशन चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। रचनात्मक रोमांचकारी है, खुलापन और कम्युनिकेशन चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ और सुधार की संभावनाएं इतनी वास्तविक है कि इस खुलेपन के लिए जोखिम लिया ही जाना चाहिए। कम्युनिकेशन का सबसे निचला स्तर विश्वास की स्थितियों से उत्पन्न होता है। इसमें रचना की रक्षात्मक और अक्सर कानूनी भाषा का प्रयोग होता है। सिनर्जी का अर्थ है 1 + 1 जो 8, 16 या 1600 के बराबर भी हो सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें सिनर्जी हासिल नहीं हो सकती और कोई सौदा नहीं हो
सकता। बहरहाल इन परिस्थितियों में भी ईमानदारी से कोशिश करने से आमतौर पर अधिक प्रभावकारी समझौता संभव हो सकता है। पूरी प्रकृति सिनर्जिस्टिक है। पूरी इकोलॉजी मूल रूप से प्रकृति के सिनर्जी का वर्णन करता है। हर चीज दूसरे चीज के संपर्क में है। रचनात्मक शक्तियाँ एक दूसरे के साथ संबंध में रहने पर अधिकतम होती है। जिस तरह 7 आदतों की सच्ची शक्ति एक दूसरे के साथ संबंध में है, न कि अकेली आदत के रूप में। अगर आपको कोई कार्य में सिर्फ 2 ही विकल्प दिखाई देते हैं, एक खुद का विकल्प और एक दूसरा गलत विकल्प, तो आप सिनर्जिक तरीके से विकल्प की तलाश कर सकते हैं, तीसरे विकल्प की तलाश कर सकते हैं। लगभग हमेशा तीसरा विकल्प होता है। और अगर आप जीत जीत के पैराडाइम से काम करते हैं तथा सचमुच समझने की कोशिश करते हैं, तो आप आमतौर पर एक ऐसा समाधान ढूंढ सकते हैं जो हर संबंधित व्यक्ति के लिए बेहतर होगा। 7वीं आदत, आरी की धार तेज करें। ब्रूस वाटर कहते हैं, कभी कभी जब मैं विचार करता हूँ कि छोटी छोटी चीजों के इतने जबरदस्त परिणाम होते हैं, तो यह सोचने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती। 7वीं आदत व्यक्तिगत रूप से आपकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी स्वयं को सुरक्षित रखना और विकसित करना है। यह आपके स्वभाव के चारों आयाम, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक का नवीनीकरण करती है। आरी की धार तेज करने का मूल अर्थ है चारों प्रेरणा को व्यक्त करना। इसका अर्थ है हमारे स्वभाव के चारों डायमेंशन का समझदारी पूर्ण और संतुलन तरीके से नियमित और निरंतर अभ्यास करना। ऐसा करने के लिए हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। आरी की धार तेज करना निश्चित रूप से क्वाड्रेंट 2 की गतिविधि है, इसलिए हमें क्वाड्रेंट पर काम करना होगा। क्योंकि क्वाड्रेंट 1 अत्यावश्यक होता है, इसलिए यह हम पर काम करता है। यह हम पर लगातार दबाव बनाए रखता है जब तक कि यह हमारा दूसरा स्वभाव न बन जाए, जब तक कि यह एक तरह की स्वस्थ लत न बन जाए। क्योंकि यह हमारे प्रभाव के वृत्त, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के केंद्र में है, इसलिए इसे कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता। हमें इसे अपने लिए खुद करना पड़ेगा। यह हमारे द्वारा जीवन में किए जाने वाला सबसे शक्तिशाली निवेश है। खुद में निवेश करना यानी अपने पास के उस एकमात्र साधन में निवेश करना जिसके द्वारा हमें जीवन जीना है और योगदान देना है। हमें और प्रभावकारी बनने के लिए हमें इस बात के महत्व को पहचानने की जरूरत है कि हमें सभी 4 तरीकों से आरी की धार तेज करने के लिए नियमित रूप से समय निकालना है। आशा करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लगा होगा।